नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मंच के इस कार्यक्रम में। मंच में हमारे मेहमान हैं तनुज पुनिया। कांशीराम ने कहा है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तनुज को ये जीत चौथी बार में मिली, लेकिन ऐसी मिली कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा है। दरअसल उत्तर प्रदेश ही वो इलाका है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लेने से रोक दिया। और चर्चा तनुज पुनिया की इसलिए भी क्योंकि आपने बतौर आईआईटीएन एक्टर और कॉमेडियन तो देखे हैं, लेकिन एक ऐसे नेता जो इस वक्त चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनकी जीत का मार्जिन जो है वो 2,15,000 है और ये मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से ज़्यादा है। तनुज, आपका मंच के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहला सवाल राजनीति से शुरू कर, उससे पहले एक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आईआईटी से निकलकर आप राजनीति में आए, और थोड़ा आईआईटी के बारे में बताइएगा कि वहाँ कैसी रही आपकी ज़िंदगी। देखिए, आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग करी थी आईआईटी रुड़की से मैंने। काफ़ी कठिन था जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था वो, क्योंकि सब पूरी जितनी जनता थी उस समय, जितने भी युवा थे, वो सब या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, यही चलता था, तो हम भी इंजीनियरिंग करने लग गए। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पूरे देश के और दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते थे और एक एक्सपोजर मिला, एक नई चीज़ देखने को मिली, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद जॉब करी, लेकिन जो पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स ना कह करके इसको समाज सेवा कहिए, क्योंकि मैंने अपने फादर को बचपन से देखा था एज ए आईएएस अधिकारी। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। सवेरे 6 बजे से लोग घर के सामने लाइन लगाते रहते थे काम के लिए, लेकिन उन्होंने कभी उनको हटाया नहीं, भगाया नहीं, सबकी सुनी, सबका काम किया। तो बचपन से एक देखा है कि किस तरह से लोगों की सेवा करी जाती है। फिर वो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में आ गए, सांसद हुए। तो मेरा ये था कि 10-15 साल जॉब करने के बाद मैं पॉलिटिक्स करूँगा। लेकिन फिर एक दिन बहुत गंभीर चर्चा उनसे हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अगर ग्राउंड बनाना है, क्योंकि अब जो है जनता बहुत जागरूक हो गई है, और नाम के आधार पर या किसी फेम को लेकर के अगर आप घुसेंगे तो आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी एक्सेप्टेंस बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए। तो मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया और पॉलिटिक्स में आ गया था। नहीं तो कहाँ नौकरी कर रहे थे आप, और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस भी? मैं एक यहाँ मल्टीनेशनल आपके नोएडा में यहीं पे था, यहाँ जॉब कर रहा था। लगभग 1.5-2 साल मैंने जॉब करी है वहाँ पे। वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। कॉर्पोरेट लाइफ कभी देखी नहीं थी, वो भी देखने को मिल गई, कई चीज़ें सीखने को मिली। राजनीति में आया था तो सबको सर कह के बुलाने, मैम कह के बुलाता था, तो ये एक्सपीरियंस भी नया था, अच्छा लगा। उसमें भी एक कॉर्पोरेट में कैसी ज़िंदगी होती है आम आदमी की, वो भी देखने को मिली। आप, ये बड़ी चर्चा रही जब आपको टिकट भी दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि 4 बार आप चुनाव हारे, लगातार आप चुनाव हारते रहे। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपने जीत तो दर्ज की, लेकिन वो जीत जो है बाराबंकी की सीट जो है वहाँ से जहाँ से आप जीते, वो 2,15,000 का मार्जिन रहा है। बड़ा मार्जिन है किसी भी लोकसभा की सीट पर। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीते 4 चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि तनुज पुनिया चुनाव नहीं जीत पाए और इस बार चुनाव जीत गए? देखिए, माहौल हमेशा होता था जब भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन हम लोग का जो फंडा है वो ये है कि चाहे पापा का हो चाहे मेरा हो, कि लगातार क्षेत्र में बने रहो। हर किसी प्रोग्राम में जाओ, हर किसी घर के दरवाजे पे जाके वोट मांगो, कम से कम जाके उनके सुख दुख में शामिल हो, और केवल एज अ वोटर और वोट मांगने वाला ना बन के, और उनसे एक रिलेशनशिप बनाने का काम करो। तो ये इसी मॉडल पे हम लोग काम करते रहे और धीरे धीरे सब परिवार बनता चला गया। तो समय तो लगता ही है एक्सेप्ट करने में। पहले लोगों को लगता था कि अरे तो नया लड़का, इस बार नहीं दूसरी बार मौका दे देंगे। अभी तो इसके पास बहुत समय है, दूसरे को देख लेते हैं इस समय। पहले 2 चुनाव में तो यही हुआ। फिर ऑब्वियसली बात है, सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कोएलिशन थी, तो उसमें भी लोगों को लगा कि नहीं, ये कोएलिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ठीक रहेगी। तो जितना भी एंटी बीजेपी वोट था वो सब उसमें चला गया, हम बीच में अलग रह गए। उसके बाद जो है कई चुनाव हुए, वोट सब में अच्छा मिला, वोट बेशक सब में अच्छा मिला, लेकिन वो जीत तक नहीं कन्वर्ट हो पाया। इस बार समाजवादी के साथ जो है गठबंधन था, समाजवादी भी थी, हम भी थे, आम आदमी पार्टी, तमाम सारी पार्टियां थी हमारे साथ,
और सबने इस बार, क्योंकि जो अलायंस हुआ था उसमें समय मिल गया, 2 महीने का पूरा समय मिला। तो 2 महीने का जब समय मिला तो एक एक टाइम मिल गया जिसमें ग्राउंड लेवल तक जा करके और हर एक कार्यकर्ता से बात करके उसको मनाया गया। तो जो इतना समय मिला, तो ये इसीलिए कोएलिशन यूपी में इतना सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसको ग्राउंड लेवल तक ले गए। इससे पहले 2017 में था, मैं भी तब लड़ा था, लेकिन तब ऊपरी था, मतलब सब नेताओं ने गठबंधन कर लिया था लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा। और इस बार लेकिन जो है सफलता इसलिए देखने को मिली क्योंकि सबने मेहनत करी है। और एक बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा भी था, खासतौर से युवाओं में गुस्सा इसलिए था क्योंकि नौकरी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, मतलब मैं बाराबंकी की अगर बात करूं, बाराबंकी में ज़्यादातर लोग, क्योंकि लखनऊ से सटा हुआ है, 25 किलोमीटर है लखनऊ से, तो सब लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए तो बाराबंकी से लखनऊ जाने का मौका मिले, दिल्ली आने का मौका मिले, लेकिन आज ज़्यादातर युवा वहाँ पे बेरोज़गार हैं। तो जब युवा की आवाज़ निकली पूरे क्षेत्र में, सब निकले, सब ने घर से लोगों को निकाला घर से। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो बाराबंकी में 67.1%। तो वो इसीलिए था क्योंकि जितने युवा थे लोगों से कि चाची आओ घर से चलो वोट डाल दो, चाचा आओ वोट डाल दो। और एक और फ़ायदा मिला कि जो है बार बार जो है मोदी जी और उनके सारे जितने प्रचारक थे वो सब कहते रहे कि 2 लड़के क्या चुनाव लड़ाएंगे, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के लिए। तो एक तरह से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था युवा शक्ति को। तो वो सब भी ऑफेंड हो रहे थे कहीं ना किसी लेवल पे, जितने हमारे युवा थे, तो वो सब हमारे साथ आके जुड़े, सब ने मेहनत करी और मेहनत करके जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिला है वो निकला। आपने नाम लिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। राहुल गांधी ने एक तरीके से पदयात्रा निकाली और अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया, और इस जीत के बाद जो हेडलाइन बनी वो ये कहा गया कि मैन ऑफ द मैच, या कहिए मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, वो अखिलेश यादव रहे। अखिलेश यादव को आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, गठबंधन को अगर आप हटा दें तब भी वो सबसे बड़ी पार्टी है 37 सीटों के साथ, और अगर आप बात करेंगे देश में तो कांग्रेस के बाद वो नंबर 3 की पार्टी, यानी कि तीसरी बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत मेहनती और बहुत ही दूर की सोच रखने वाले, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने वाले नेता हैं। उन्होंने हमेशा एक विज़न दिया है, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विज़न दिया था पूरे देश को, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक विज़न उनका है। और उनके पिछले कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कितना काम हुआ था। वो अलग बात है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको नाम बदल करके अपना करने का काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो विज़न दिया है युवाओं को, अगर आप गांव किसी में निकल जाए और अगर आप पूछ ले किसी से कि कौन सबसे पसंदीदा नेता है आपको, तो उसका नाम या तो राहुल गांधी निकलेगा मुंह से, नहीं तो अखिलेश यादव निकलेगा मुंह से। और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से अखिलेश यादव जी का ज़्यादा नाम निकलेगा, क्योंकि उनका यहाँ पे पकड़ है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं, रिज़ल्ट आपको देख ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो है विशेष रूप से लोग देख रहे थे कि कितनी मेहनत सब लोग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों या उनके जितने भी नेता हों, सबने एक ठान लिया था कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है। तो हम लोग सब उसमें मेहनत करें, सब जगह गए। मेरा इलेक्शन जब हो गया तो मैं भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गया, प्रचार किया, लोगों से बातचीत की। तो एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, और उसका बहुत बड़ा एक कारण अखिलेश यादव जी भी थे। अब आपने चूंकि दोनों नाम लिए, चाहे वो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, क्या अभी लगभग उपचुनाव होने वाले हैं, 9-10 सीटें खाली हैं जहां पर उपचुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तो क्या ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है या जो 2 पार्टियों की जोड़ी है वो गठबंधन बरकरार रहेगा, या फिर लग रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है? नहीं, मुझे तो लगता है कि गठबंधन बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जो एक इलेक्शन लखनऊ में भी हुआ था उसमें भी गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट गई थी, जैसे लोकसभा के साथ इलेक्शन हुआ था उसमें। तो गठबंधन तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए, और ये ठीक भी है, मतलब क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से एक डिवीज़न कर दिया है बेस्ड ऑन धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एक बहुत बड़ा डिवीज़न है।
लेकिन धीरे धीरे वो अब टूट रहा है। आप देखिए राम के नाम की राजनीति इन्होंने करनी शुरू की, जो राम को लेके आए उनको लेके आएंगे, इस तरह से कुछ नारा था उनका। तो अगर आप देखें तो राम के नाम की जितनी सीट हैं वो सारी हारे। अयोध्या हारे, श्रावस्ती हारे, चित्रकूट हारे, रामेश्वरम तक चले जाइए, रामेश्वरम तक हार गए। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे लोग इस तरह की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मुद्दों के ऊपर बात हो, और मुद्दे के ऊपर बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ गठबंधन के नेता कर रहे हैं। तो हम लोग का तो पर्सनली ये विचार है कि जो गठबंधन को है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और यहीं तक नहीं, उपचुनाव तक नहीं, बल्कि 2027 में जब यूपी में इलेक्शन होगा वहाँ तक भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपकी एक पहचान बतौर सांसद के अलावा जो हो रही है वो दलित चेहरे के तौर पर भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि इस बार दलित वोटर्स ने एक बड़ा साथ दिया कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का या कहीं समाजवादी पार्टी का। आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये वोट जो है क्यों मिला? क्या उसमें संविधान बड़ा मुद्दा था, या वो वोट राहुल गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ आया? देखिए, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जितने लोग हैं, वो संविधान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। संविधान को इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही एक जो है बराबरी का अधिकार जो उसमें दिया गया है, हमें मौलिक अधिकार जो हमें मिला है, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। एक सम्मान की बात है कि हमारे समाज के लिए कि संविधान बाबा साहब और उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो लिखा गया था, वो उससे हमें जो हमारे बाप दादाओं ने झेला वो हमें झेलने को नहीं मिल रहा। प्लस आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भी उससे मिली है। तो संविधान डेफिनेटली एक सबसे बड़ा कारण है कि जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और गठबंधन की तरफ मूव किया है। इसमें एक अहम बात यह है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे चेहरे निकल करके आए जब वो संविधान को लेकर के और दहाड़ रहे थे मंच से कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम इसके ऊपर किसी तरह की जो है आंच नहीं आने देंगे। तो जो एक दलित युवा का जो मूवमेंट है वो उनकी तरफ इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको उनकी राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि यही एक व्यक्ति हैं जो आज चिल्ला रहे हैं कि हम संविधान को बचा सकते हैं। गठबंधन के तमाम सारे नेता भी संविधान के लिए निकले। अखिलेश यादव जी खुद बाराबंकी में कह के गए कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो ये सारी बातें हैं। एक संविधान तो सबसे बड़ा कारण भी था, और दूसरा एक बड़ा कारण था कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो ये देख रहा है कि कई साल हो गए हम लगातार माननीय मायावती जी के साथ रहे, लेकिन हमारे मुद्दे जब आते हैं, हमारे ऊपर कभी कोई आपत्ति आती है तो हमारे साथ कोई निकलता नहीं है, कोई ग्राउंड पे आता नहीं है। वो बस वही है कि पैसे दे करके कोई चला गया, उसको टिकट मिल गया, उसने वोट बैंक का फ़ायदा उठा लिया। तो इस तरह से भी लोग अब थोड़ी सी एक मायूसी है अपनी पार्टी की तरफ, जो काशीराम जी के नेतृत्व में जो इस्टेब्लिश हुई थी। तो एक ये भी बड़ा फैक्टर था। तनुज, मैं एक मेरे सवाल का आधा हिस्सा हो गया, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद से बीजेपी की जो गाड़ी सरपट दौड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उसमें एक स्पीड ब्रेकर लगाया, लड़ते हुए नजर आए और लगा कि भाई समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस की जब भी बात होती थी तो यही कहते थे कि कांग्रेस अपने क्रिटिकल मास पे ही नहीं है। कांग्रेस वहाँ शूट आउट तो क्या मतलब लैंड टेक ऑफ कैसे कहाँ करेगी, वो अपने क्रिटिकल मास पे ही नहीं आ पा रही है। लेकिन ये गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन हुआ और कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। बड़े टेक अवेज क्या हैं आपकी नज़र में कांग्रेस की इस सफलता के? देखिए, कांग्रेस देखिए अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एक टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद हुआ करते थे, पूरा सांसद भवन जो है कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आया, नो डाउट डिक्लाइन आया है, लेकिन अब वो ऊपर जा रहा है। वापस जो ग्राफ है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आज देश जो है वो ये देख रहा है, हर समाज का व्यक्ति, मैं अगर जात धर्म की बात अगर करूँगा तो फिर वो मतलब वो वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है हर कास्ट का, हर रिलीजन के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट किया। लोग कहते हैं कि नहीं ये फलाना वोट बैंक इस पार्टी का है, ये तो हमें नहीं मिलेगा, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बूथ वाइज अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ किसी कास्ट में कम मिला है, किसी कास्ट में ज़्यादा मिला है।
तो एक आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो मेहनत कांग्रेस पार्टी ने करी है, डिस्पाइट कि वो ग्राफ नीचे जा रहा था, एकदम लोएस्ट तक भी पहुंच गया था, तो फिर भी मेहनत करते रहे। तो इसका ये है कि सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि हर कास्ट में, हर धर्म में, हर वर्ग में एक थोड़ी थोड़ी जगह कांग्रेस पार्टी ने बना ली है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी को फलाना वर्ग नहीं वोट करता। हो सकता है कोई 2% कर रहा हो सकता है कोई 70% कर रहा हो, लेकिन एक परसेंटेज हर किसी में है। तो ये एक हर किसी की दिलों में जगह बनाने वाला काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और एक इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है कि कोई ये भी नहीं कह सकता, ऐसे कई लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी तो शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, क्योंकि उनका बेस वोट हुआ है। हमारा कोई बेस वोट नहीं, फिर भी हमारा बेस वोट बहुत बन चुका है अब। अच्छा, ज़्यादातर सीटों पर चूंकि मायावती की पार्टी अब नतीजों के बाद तो हम कह ही सकते हैं कि वो कोई बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही थी, और मोटे तौर पर ये चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ऐसी सूरत में आप चंद्रशेखर की जीत को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो एनडीए से भी लड़ रहे थे और इंडिया गठबंधन से भी लड़ रहे थे। तो क्या ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नए दलित नेता का उदय है? देखिए, मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं चंद्रशेखर जी को। बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े और एक अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ मैं एक दलित समाज के व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ कि यंग लोग, युवा लोग निकल करके आए, और ख़ास तौर से अगर वो वंचित वर्ग से हैं, डिप्रेस क्लासेस से हैं, तो अगर वो निकल करके इतनी बड़ी एक जीत हासिल करते हैं तो ये काबिले तारीफ़ बात है। और इसको हर किसी को, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों या विपक्ष के, भाजपा के जितने भी लोग हैं, सबको कम से कम इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि सांसदी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा 19 लाख, 18 लाख, 20 लाख वोटर होते हैं, और उन तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। और विदाउट किसी पार्टी की बैकिंग के आप ये चुनाव लड़ के और जीतते हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। जहाँ तक दलित चेहरे की बात है, जहाँ तक एक नया नेता बनने की बात है, ये तो समय बताएगा कि वो कितना कर पाते हैं। अगर वो समाज के बीच में रहे, रोज़ लड़ते रहे मुद्दों के ऊपर, और समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आएंगे। लेकिन ये समय बताएगा कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन अभी तक जितना उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसका तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और मैं भी उसकी व्यक्तिगत रूप से बहुत सराहना करता हूँ। चलिए, रात गई बात गई के अंदाज में हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन ने अपने साथ क्यों नहीं लिया। लेकिन अब चंद्रशेखर की इस जीत और प्रदर्शन के बाद क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन एक संभावित साथी चंद्रशेखर में देख रहा है या देखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है ही? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कहा कि चंद्रशेखर भी जो हैं संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, समाज से संबंध रखते हैं और संविधान को बहुत महत्व देते हैं। मैंने स्वयं देखा है, उनके कई वीडियोस वगैरह देखे थे मैंने। तो संविधान को जो महत्व देता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थानों को अपना एक मतलब गन फॉर हायर बना रखा था, एक तरह से लोगों को, विपक्ष को दबाने का काम किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उसके कई अनुच्छेद तोड़ते हुए उन्होंने काम किया है। तो कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं खड़े होने को तैयार होगा। और उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था हम संविधान को बदल देंगे, तो वो तो सीधे है, डायरेक्ट है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम तो इनवाइट करेंगे कि आए हमारे गठबंधन के साथ शामिल हों। जी, प्रियंका गांधी के रोल को, प्रियंका गांधी की भूमिका को आप इन चुनावों में किस तरह से तोलते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी भी थी उत्तर प्रदेश में, और मैंने देखा था कि जितनी मेहनत वो करती हैं, तो वो बहुत काबिले तारीफ़ है। सवेरे सवेरे से 6 बजे से 5 बजे से लगातार, और हम लोग की मीटिंग रात में 1:30 बजे 2 बजे तक चलती थी। कभी कभी मौका लगता था जब उनसे मुलाकात करने का, रात बेरात भी उनसे मीटिंग हो जाती थी। तो मतलब वो एक लंबा समय हो गया है। वो राजनीति में जो है संगठन की तरफ से मेहनत करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो मेहनत कर रही हैं जिस प्रकार से, तो चाहे आप हिमाचल के रिजल्ट ले लें, कर्नाटका में भी बहुत जगह गई, कई जगह वो गई, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से उनकी विशेष भूमिका रही है। और अमेठी रायबरेली तो उन्होंने बहुत समय दिया, और आपने देखा ही कि कितनी प्रचंड विजय हुई है, कितने भारी मार्जिन से वहाँ पे दोनों जगह जीत हुई है। तो प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा एक रोल है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरे देश की एक बहुत बड़ी नेता के रूप में वो निकल करके आएंगी।
2017 के चुनाव में भी ये एक बात चली थी कि प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करती है तो एक बड़ा रिवाइवल का एक पॉइंट हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है रिवाइवल का। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, और ये बात इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया गठबंधन में चूंकि अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी है, क्या प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इस बड़ी भूमिका का चेहरा हो सकती हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताती है। पहले आप पुराने ज़माने से देख लीजिए, कभी भी ये नहीं बताया कि ये प्रधानमंत्री या ये मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ। जब पूरे सब लोग बन करके आते हैं और अगर पोजीशन में होते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हमारे संसदीय दल या विधायक मंडल दल की एक बैठक होती है, उसमें ये तय किया जाता है, पार्टी ये तय करती है, हाईकमान तय करती है कौन कमान संभालेगा। जहाँ तक प्रियंका जी की मुख्यमंत्री वाली बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक स्टेट से सीमित करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, एक नेशनल फिगर है, एक नेशनल चेहरा है, तो एक स्टेट से बंद कर उनको नहीं रखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, वो देश में हर जगह अपनी छाप छोड़ चुकी हैं और एक देश के नेता के रूप में वो निकल करके आई हैं। अब तनुज, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इतने दिनों से सक्रिय हैं और इस चुनाव में आपकी पूरी तरह से नज़र थी, तो एक बड़ी बहस पिछले कुछ दिनों से चल रही है नतीजे आने के बाद से कि योगी आदित्यनाथ ने एक कांग्रेस बीजेपी के इस प्रदर्शन में एक भूमिका निभाई या ये कहें कि भूमिका एक नहीं निभाई जो उन्हें निभानी चाहिए थी, और ये बीजेपी की इस खराब प्रदर्शन की वजह बनी। आप चूंकि एक सीनियर पॉलिटिशियन है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के, क्या आपने एक कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन आपका था या आपकी पार्टी का था कि हाँ यार ये कुछ हो रहा है बीजेपी के अंदर? अब ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ उनके इंटरनल में क्या चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है हमारे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में तो कई बार मुख्यमंत्री जी आ करके और प्रचार कर गए हैं। खुद मेरे यहाँ चुनाव पीरियड में ही 3 बार आए हैं बल्कि, और एक बार पहले भी चुनाव के 6 महीने पहले, तो रेगुलर उनका आना जाना लगा रहता था कि बाराबंकी की सीट नहीं छोड़ना चाहते थे, मुझे लग रहा है, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी ये सीट। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, बाकी तो इंटरनली उनका चलता रहता है। गोरखपुर में गया था तो गोरखपुर में पता चला कि लगभग सारे ब्लॉकों में उन्होंने मीटिंग करी है। आसपास के जितने ज़िले थे, हमारे यहाँ महाराजगंज में भी गया था मैं, वहाँ भी देखा तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जाके प्रचार किया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार जो है, अगर जीते तो मोदी जी जीते हैं, अगर हारे तो किसी और की वजह से हारे हैं। तो अगर जीत का सारा श्रेय मोदी जी के सर पे जाता है तो हार का जो श्रेय है वो भी मोदी जी के ही सर पे जाना चाहिए। तो मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, और दोनों फेल हो गया। गारंटी भी फेल हो गई हैं और आपके राम मंदिर का एजेंडा भी, जहाँ राम मंदिर बना है वही हार गए, तो वो भी फेल है। तो हार का अगर टिकड़ा किसी के सर पे फूटना चाहिए तो वो मोदी जी के ही सर पे फूटना चाहिए। आपके गठबंधन साथी अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देगी बीजेपी सीएम की कुर्सी से, आपको भी लगता है ऐसा? अब हाँ, हो सकता है हटा दें, क्योंकि अब क्या पता, मतलब इनके इंटरनल में क्या चल रहा है ये मुझे तो, मैं इतने ध्यान से देखता नहीं हूँ। हमें अपने से मतलब है, अब हम कैसे आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक अफवाहें हैं तो अफवाहें तो हैं इस बारे में कि जो है बन नहीं रही है दिल्ली में और लखनऊ में, तो अब वो समय बताएगा कि होता क्या है। आप चुनाव जीते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी की एक युवा नेता जो इस बार चुनाव जीत नहीं पाए, उनका एक नारा है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा क्या? तो क्या आपके केस में भी यही बात है? नहीं, देखिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने, अब जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 4 चुनाव हारे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी और को टिकट नहीं मिल सकता था। टिकट उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। मैंने लगातार पूरे क्षेत्र में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है पिछले 7 सालों में, और लगातार सुबह से लेकर रात में 12-1 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ। शादी का सीज़न होता है, एक दिन में 35-35 शादी, 40-40 शादी अटेंड करता हूँ। तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट जो है, जो देगा उसी को टिकट मिलेगा, वही
वही जीत भी हासिल कर सकता है। बाकी हवा हवाई तो बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है एक बार लकी हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम काफ़ी दिक्कत होगी। जो कंटिन्यूस एफर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर कोई लगाएगा तो चाहे फिर वो राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो या किसान का बेटा हो, किसी का बेटा हो, वो उसको मौका भी मिलेगा और जीत भी उसी को मिलेगी। आप चंद्रशेखर को देख लीजिए, आप बात कर रहे थे अभी, मेहनत के बलबूते पे पूरे प्रदेश में उन्होंने टीम बनाई है, तब जा कर के वो मेहनत करके यहाँ पे जीते हैं। आप और भी सीट्स ले लीजिए, कई सारी सीट्स ऐसी हैं, बड़े बड़े नाम थे, वो सारे हार गए। तो एफर्ट की बात है, आप एफर्ट करेंगे आपको जीत मिलेगी। नहीं, मेरा सवाल बेसिकली आपके परिवार से नहीं था। मेरा सवाल ये था कि इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की तरफ से ही परिवारवाद को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और इस समय अब जो सरकार बनी है उसमें 15-17 ऐसे मंत्री बने हैं जिनका कनेक्शन परिवारवाद वाली राजनीति से जोड़ा जा रहा है। तो मेरा मूल सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी पर जो बीजेपी के आरोप लगते रहे वही अब बीजेपी में भी दिखने को मिल रहा है? तो क्या ये परिवारवाद वाली राजनीति और उसकी बहस मतलब निरर्थक हो चुकी है, इस पर बात करना बेकार है? नहीं दे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो कई सालों से ये कह रहा हूँ, कई सालों से अगर आप देखें तो जो टिकट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से उनके विधायक और सांसद होते हैं, तो उसमें बहुत परिवारवाद वाले कनेक्शंस हैं। राजनाथ सिंह जी को ले लीजिए आप, हमारे यहाँ कौशल किशोर जी इस बार हारे हैं लेकिन 2 बार से लगातार जीत रहे थे, उनको देख लीजिए। ये तो मैं अपने अगल बगल की बात बता रहा हूँ। कई जगह है पूरे देश में, मेरे ख्याल से 30-40 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी, बाकी सारी पार्टी को मिला लीजिए, उसके बराबर आपको भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद वाले कनेक्शन मिलेंगे। तो मैं कई सालों से मीडिया में कह रहा हूँ ये बात कि वो जो है इल्ज़ाम तो लगाते हैं परिवारवाद का, लेकिन खुद अपने गिराबान में झांक के देखें उनके कितने सारे जो है कनेक्शन आपने किए हुए हैं। आप देख लीजिए, बीच में वरुण गांधी मेनका गांधी वाला भी था, दोनों को दिया था उन्होंने। कई सारे हैं, ये अगल बगल की बात बता रहा हूँ मैं, 100 किलोमीटर की रेंज में बाराबंकी से। तो ये तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहती कुछ है करती कुछ है, हमेशा से उसके यही रहा है। तो अगर वो इल्ज़ाम लगा रही है परिवारवाद है भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि परिवारवाद है भी तो उसमें क्या गलत है भाई? जब डॉक्टर का जो बेटा होता है तो डॉक्टर साहब चाहते हैं कि वो हमारा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। जो हमारे अगर खेती होती है, किसी की ज़मीन होती है अगर, तो वो ये चाहता है कि जब मैं रिटायर हूँ तो मैं अपनी ज़मीन अपने बेटे के नाम कर दूँ। तो क्या ये राजनीति में नहीं है? तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे पिताजी जो है वो इतने बड़े नेता रहे हैं, और मैं कम से कम क्षेत्र में जाके जितनी उन्होंने ज़मीन बनाई थी, जितने रिश्ते बनाए थे, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो परिवारवाद इन जनरल गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर एफर्ट नहीं डाला जा रहा है, अगर उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और आप बस ये चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं फलाने का बेटा हूँ इसलिए मुझे जो है प्रेफरेंस दी जाए, तो वो गलत है। इस चुनाव में जो इंडिया गठबंधन मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो करिश्मा किया, इसके पीछे इसकी जो बुनियाद अगर कोई मानी जाए तो क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी जिसने अखिलेश यादव को पुश किया, या अखिलेश यादव की ज़मीन पर इतनी मेहनत थी जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल गया? देखिए, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। अब आप पुराने अगर रिजल्ट्स देख लें तो 37% बीजेपी को मिला था, जो वोट शेयर की बात कर रहा हूँ, 37% मिला था, और 63% बीजेपी के अगेंस्ट पड़ा था। तो जितना अगेंस्ट का वोट था वो 3-4 पार्टियों में डिवाइड हो जाता था, इसलिए रिजल्ट हमको नहीं मिलता था। तो इस बार यही विचारधारा थी कि जो अगेंस्ट वाला वोट है इसको कंसोलिडेट कर लिया जाए, इसको एक साथ रखा जाए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बिगाड़ने का काम किया है, जिस तरह से हमारी जितनी जमा पूंजी थी 65-70 साल की, उसको बेचने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, इसको रोक लगाने के लिए एक साथ आया गया था। ये वो चर्चा थी। तो जितना अगेंस्ट वोट था भारतीय जनता पार्टी का, उसको एक साथ लाने के लिए इंडिया गठबंधन हुआ था। कई जगह समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने लाभ पहुंचाया है, कहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाया है। तो ये दोनों तरफ से वर्क करता है, एक तरफा नहीं। राहुल गांधी ने एक टीम बनाई थी और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता उसमें शामिल थे। धीरे धीरे करके वो सारे नेता, ज्योतिरादित्य, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। ये सारे उत्तर प्रदेश वाले ही नेता थे।
तो अब जो तनुज पुनिया और जैसे नौजवान नेता जो जीत कर आए हैं, क्या फिर से राहुल गांधी की ये कोई यंग टर्क टीम बन रही है, बनेगी? अब ये तो वही बता पाएंगे कि ये टीम बना रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं, वो तो है, वो मेहनत करने वाले लोगों की इज्जत करते हैं, सबसे इंटरेक्शन उनका अच्छा है। और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत मौके मिले हैं संगठन की तरफ से भी और स्पेसिफिकली हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कि जो है उत्तर प्रदेश में मेहनत करनी है, उत्तर प्रदेश में काम करना है और सबको अपने अपने काम दिए जाते हैं। देखिए, तो मुझे तो संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जगह मिली है। मैं सेंट्रल जोन का कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट भी था एससी डिपार्टमेंट का, और भी कई सारे पद मैंने रखे हैं, तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। और जहाँ तक लोगों की बात है, टीम चली गई हैं, छोड़ के चली गई हैं, तो प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि जिसको जाना है वो चले जाए। मौका परस्त लोग हैं, जहाँ मुश्किल समय में जो छोड़ के जाता है, फिर अच्छे समय में उसकी वापसी के लिए हम लोग कहेंगे भी नहीं। फिर तनुज जी, मेरा नाम प्रशांत है और मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। वैसे तो अब आप एमपी बन गए हैं, ये तो सब जानते हैं, सब बधाई भी दे रहे होंगे, लेकिन उससे पहले का सफ़र, क्योंकि मैं काफ़ी कवर भी किया है आपको, 5 साल में आप 4 चुनाव लड़ गए, 2017, 2019, फिर एक बाईपोल, फिर 2022, और 4 चुनाव जो आप लगातार लड़े वो अपने आप में रिकॉर्ड था, क्योंकि आप लगातार सालों में लड़ रहे थे, और लेकिन वो सब आप हार गए। तो उसके बाद वो क्या सा दौर था? क्योंकि आज तो सब आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे, तनुज पुनिया एज अ न्यू एमपी, बट वो 4 चुनाव हारना, उस टाइम पे ये बहुत से लोग इस बात पे आपका क्रिटिसिज्म करते थे, क्योंकि आप पीएल पुनिया साहब के बेटे हैं, तो इसलिए लोग कहते थे कि टिकट मिल गया पिताजी की वजह से, लेकिन लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो क्या थोड़ा मेंटली उस चीज़ से आप परेशान हुए, और उस दौर से फिर कैसे निकले? देखिए, परेशानी तो होती ही है जब कोई उल्टा सीधा कहता है तो लेकिन परेशानी बात ये नहीं है। बात ये है, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि जो है मेहनत कभी खाली नहीं जाती, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्जिन से आप जीते हैं, उत्तर प्रदेश में 3रा नंबर है, और पूरे देश में भी अगर आप देखें तो गठबंधन में 7वां नंबर है। तो ये मार्जिन की आप बात करते हैं, तो ये मार्जिन इसीलिए था क्योंकि लगातार 7 साल से एक एक घर गया हूँ, ऐसा कोई गांव ही नहीं छूटा जहां मैं ना गया हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि 70 से 80% दरवाजे खटखटा करके मैंने वोट मांगने का काम किया है तो ये 7 सालों के अंदर। तो यही मेहनत का ये नतीजा था। कई भारतीय जनता पार्टी के वोटर ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन करके बताया कि हम आपको वोट करने जा रहे हैं क्योंकि आप हमारे घर 2 बार 3 बार आए हैं। तो मेहनत का फ़ायदा तो मिलता है। अब उस समय समीकरण नहीं बना, वोट तो हर चुनाव में अच्छा मिला है, लेकिन एक समीकरण की बात है ना, जो जैसे कहते हैं कि समीकरण नहीं बन रहा है आपका, तो उसकी वजह से हार मिलती थी। लेकिन जितनी मेहनत करी गई है, उस मेहनत का ही नतीजा है ये 7 साल से, जो कल्मिनेट होकर के ये 2024 में इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, 7,20,000 वोट मिले हैं। तो इतने सारे लोग अगर विश्वास कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसका कारण होगा। और भी जगह और भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इतना वोट नहीं मिला उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोगों को। तो वो मेहनत है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, चाहे वो खेती-बाड़ी हो, मजदूरी हो, या कॉरपोरेट जॉब हो, या कुछ भी हो। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल उसके हिसाब से मिलेगा। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो देखिए कांस्टेंट इलेक्शन मोड में थे 5 साल तक, कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलता था। हर 1.5 साल में एक चुनाव लड़ना होता था, तो कांस्टेंट उस मोड में थे, हमेशा भाग दौड़ बनी रही, तो और कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कही जाती है तनुज जी की ज़्यादातर नेताओं को आइडेंटिफाई इस तरह से कहा जाता है कि आप टीम राहुल में हैं कि टीम प्रियंका में है, यूपी में तो खास तौर से। आप खुद तो किस तरफ मानते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि प्रियंका गांधी ने पहले आपके लिए रोड शो भी किए हैं, और राहुल गांधी, आपके पिताजी जो हैं वो राहुल गांधी की गुड लिस्ट में कहा जाता है कि माने जाते थे पुनिया साहब। आप खुद को किसका करीबी ज़्यादा मानते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में हूँ। मैं ना राहुल गांधी जी ना प्रियंका गांधी जी, देखिए दोनों हमारे नेता हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव थी, इंचार्ज थी, तो उनसे इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा है। राहुल गांधी जी क्योंकि देश के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे मिलने का मौका कम मिला, लेकिन जब भी वो मिलते हैं तो नाम से पहचानते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जिस टीम की बात है तो ये पहले हुआ करती होगी, अब जो है इसमें कोई महत्व ज़्यादा नहीं रहा है,
क्योंकि सब कांग्रेस पार्टी हो चुके हैं और जितने भी ये डिवीज़न है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मतलब आप नेता हैं ही, लेकिन मैंने देखा कि आपके अखिलेश यादव से भी काफ़ी करीबी हैं। शायद आपने अपनी मैरिज एनिवर्सरी में जो फ़ोटो शेयर किया था अपने व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, वो अखिलेश यादव के साथ वाला किया था। और ये भी कहा जाता है कि पीएल पुनिया साहब के इतने अच्छे टर्म्स थे कि उन्होंने बाराबंकी सीट कांग्रेस के खाते में दिलवा दी, वरना बहुत सारी सीटों पर क्लैश था। जैसे लखीमपुर खीरी नहीं कांग्रेस ले पाई, ऐसे बहुत सीटें नहीं ले पाई। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि वो टर्म्स पुराने संबंध काम आए सीट छुड़वाने में? नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही है, क्योंकि देखिए जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे मेरे फादर, तो मुलायम सिंह यादव जी से के 2 बार वो रहे हैं प्रमुख सचिव। तो प्रमुख सचिव की हैसियत से भी और अखिलेश यादव जी की शादी में भी वो गए थे। तो हम लोगों ने भी इनवाइट किया था कि आप भी आइएगा, और वो आए, वो भी आए और नेताजी भी आए, दोनों लोग आए थे। तो एक पहले से टर्म्स हैं भी, तो जब पहले से टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा व्यवहार रहता है। और मेरे फादर के कहने पर और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रियंका गांधी जी हैं और हमारे आराधना मिश्रा जी, इन्होंने बहुत मेहनत करी थी कि ये टिकट जो है कांग्रेस पार्टी को ही मिले। तो ये सब के जितने भी टर्म्स जिससे थे उन सब ने मेहनत करी है, और बाराबंकी को दिलवाने का श्रेय जो है आराधना मिश्रा जी और प्रियंका गांधी जी और मेरे फादर तीनों को जाता है। मेरा ये है कि नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और ये एक जब उनको बनाया गया तो ये कहा गया कांग्रेस ने इस बार एक दलित चेहरा अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्या यूपी में भी इस तरह की संभावना आगे चल के हम एक दलित युवा चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे देखें? नहीं, अभी तो अजय राय जी हैं, अजय राय जी का कार्यकाल भी अभी लंबा है और उन्हीं के साथ मेहनत करी जाएगी। देश का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और एक दलित चेहरे के रूप में उन्होंने कई जगह जो है उनका नाम भी निकल के आता है कि, और लोग समाज के लोग सराहना भी करते हैं इस बात की कि किस प्रकार से जो है एक दलित को, एक किसान को जो है मौका दिया गया है और पूरी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करने का। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे देश में, नेशनल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे देश का जो है कमान किसी दलित को दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और हम लोग सब बहुत उत्साहित थे जब खड़गे जी बने थे। सब ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया था, और हम लोग चाहते हैं कि वो वहाँ पे बने रहें, मजबूती देते रहें। बाकी प्रदेश की बात है, अजय राय जी आपने देखा ही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को लगभग हरा ही दिया था। शुरुआत में तो पीछे ही चल रहे थे प्रधानमंत्री जी, बाकी बाद में जो है उनकी लीड हुई, लेकिन लीड भी कोई ऐसी खास नहीं निकली। जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री अपनी सीट पर जीतता है, वही हमारे राहुल गांधी जी 4 लाख वोट से जीते हैं, वो मात्र 1.5 लाख से जीते हैं। तनुज जी, जैसा आपने कहा कि बाराबंकी में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, तो एमपी बनने के बाद में आपने रोजगार लाने के लिए बाराबंकी में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि लोगों को लखनऊ या दिल्ली की तरफ ना आना पड़े? हाँ, ये एक हम लोग का एजेंडा भी था। इसमें हम लोगों ने, अब देखिए जितनी सरकारी की स्कीम्स हैं वो तो करेंगे ही, और हम लोग लगातार जो है संसद भवन में इसको बात को उठाएंगे कि जिस तरह से जो हमारे सरकारी पद खाली पड़े हैं वो कम से कम भरे जाएं, तो एक मौका मिलेगा बाराबंकी को। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री या कुछ किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है हम मुहैया करवाएं बाराबंकी के अंदर, तो उसमें भी कई लोगों से बात चल रही है। बात क्या चल रही है, मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि भाई इस तरह से हमको कुछ प्लान आउट करना है, तो जब वो कुछ फ्रूट्स आएंगे उसके, तो फिर मैं आपको अवगत कराऊंगा। तनुज जी, समय की बात देता है, लेकिन एक कमेंट मैं आकाश आनंद पर भी आपसे लेना चाहूँ, क्योंकि आपने चंद्रशेखर की तारीफ़ की। आकाश आनंद को आप कैसे देख रहे हैं? उनको बीच चुनाव में हटा लिया गया, और मायावती जो प्रमुख हैं बसपा की, उन्होंने इमेच्योर शब्द का इस्तेमाल किया। आकाश आनंद की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया था, ये उनकी गलती थी। अब जिस भी प्रकार से मायावती जी दबाव में आई भारतीय जनता पार्टी के, या क्या हुआ, वो सीधे सीधे था, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आई, और उन्होंने आकाश आनंद को शांत करने का काम किया है। उसको हटाया इसलिए गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना बोला जाए। अगर आप उसके भाषण उठा के सुन लेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था एक तरह से, और जो बात वो कर रहा था कोई हवाई बात नहीं थी, मतलब फैक्ट्स पे आधारित बात कर रहा था वो, लेकिन फिर भी उसको चुप कराया गया। तो एक तरह से उन्होंने दबा दिया अपनी इस बात को।
तो कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में आता है कि ये समाज के हक में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं या फिर जो है केवल और केवल दबाव में आकर के और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सहयोगी के रूप में वो निकल करके आई हैं। एक आखिरी सवाल, जब आप नौकरी कर रहे थे तो कभी धमकी नहीं दी बॉस को कि पिताजी मंत्री हैं हमारे, देख लो? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं धमकी दी गई। मन में नहीं आया कि कह दें कि मंत्री हैं पिताजी हमारे? नहीं नहीं, कभी 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 ऐसा दिमाग में नहीं आया, कभी मैंने यूज़ भी नहीं किया। आप मेरे दोस्तों से फ़ोन करके पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। स्कूल में तो मेरे क्लासमेट्स को पता भी नहीं था कि मेरे फादर क्या करते हैं। तो ये एक कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कभी अपने आप को समाज से अलग नहीं समझा, सबको अपने साथ रखा गया है और कभी मौका ही नहीं लगा। सब व्यवहार ही ऐसा था सबके साथ कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो पहले चलते चलते आपको मुबारकबाद, चूँकि आप चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि आप वहां जाकर जनता की आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा बातचीत हमारे साथ, ज़रूर बताइए हमें। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। फिलहाल न्यूज़ तक के दर्शकों के साथ एक ऐलान कि लगातार आपको ऐसे ही शख्सियत के साथ हम मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मंच। नमस्कार।